हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल बीकन। तो हमारी इस सीरीज इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दादा भाई नारोजी के बारे में। तो दादा भाई नारोजी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जानने वाली है वो ये है कि दादा भाई नारोजी फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आईएनसी सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए लड़ा। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आप इनकी जो कद है उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में झगड़ा हुआ कि कौन कंट्रोल करेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो एक्सट्रीमिस्ट को पीछे हटने के लिए मजबूर किया मॉडरेट्स ने सिर्फ इसी बात पे कि उन्होंने इनवाइट कर लिया दादा भाई नारोजी को प्रेसिडेंटशिप के लिए, और कुछ नहीं। दादा भाई नारोजी को आते हुए देख दोनों अपने खेमे में वापस चले गए, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी इनकी। और इनका सबसे जो फेमस वर्क है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं आज, क्योंकि इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है। इन्होंने जो थियरी दी है ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले हम इनके इंपीरियलिज्म के आइडिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बात कही कि देखो मुझे वेस्टर्न आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो वेस्टर्न आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। बट उन्होंने एक बात कही कि कितना भी अच्छे आइडिया क्यों ना हो, कितने भी अच्छे वेस्टर्न लोग क्यों ना हो, बट कभी भी सेल्फ रूल के ऊपर हम एलियन रूल को प्रिफर नहीं कर सकते। एलियन रूल मतलब किसी और का रूल। बट इसी के साथ साथ हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि इंडिया के अंदर फिलहाल ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल सेल्फ रूल ला सकें। यहाँ पे सोशल इविल्स है, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? ऐसी कंडीशन में हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प लेनी चाहिए कि वो हमें रियल फ्रीडम गेन करने में हेल्प करे। और वो रियल फ्रीडम हम कैसे गेन करेंगे? बाय वेस्टर्न आइडियाज़। व्हाट काइंड ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़? लिबर्टी, इक्वेलिटी, फर्टर्निटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म। इस तरीके के जब वेस्टर्न आइडियाज़ इंडिया के अंदर आएंगे तो हम कह सकेंगे कि हमारे पास रियल फ्रीडम आई है। तो चलिए अब इनकी दी ड्रेन थियरी के बारे में बात करते हैं। दी ड्रेन थियरी, जिसमें हम मेजरली कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। बट ड्रेन थियरी में दो पार्ट थे जो आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। पहला मोरल ड्रेन और दूसरा इकोनॉमिक ड्रेन। तो हम इन दोनों ड्रेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में। तो जैसे ही दीवानी राइट्स लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, उसके तुरंत बाद से जितना भी पैसा इन्होंने एज अ टैक्स कलेक्ट किया उसको ये लोग परचेज करने के लिए इस्तेमाल करने लग गए। अब आप अपनी समझ को इस्तेमाल करते हुए मुझे इस चीज़ का आंसर दीजिए कि हिंदुस्तान में से अगर ट्रक भर के पैसा बाहर जाए या ट्रक भर के माल सामान बाहर जाए, दोनों में कोई फर्क है? जी नहीं। आप 500 करोड़ डायरेक्ट भेज दीजिए या 500 करोड़ का माल सामान भेज दीजिए, एट द एंड ऑफ द डे हमारे रिसोर्सेज गए हैं। दूसरी तरफ जितने भी वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो कैसे पैसे लेते थे? वो पैसे लेते थे इंडियन रेवेन्यू से, इंडिया के पैसों से। इवन दो आफ्टर, जब आप जानेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन काउंसिल जो बनी थी आफ्टर 1857 रिवोल्ट जो बनी थी ब्रिटेन के अंदर, उसके भी पैसे यहाँ से जाते थे। दूसरी चीज़, इतना ही नहीं, जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको टैक्स, ड्यूटीज, कस्टम्स देने पड़ते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक मिला हुआ था, उन्हें किसी भी तरीके के टैक्स और ड्यूटीज देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से जो प्राइवेट ट्रेड भी किया जाता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है देश का। तीसरी चीज़, जो पैसा यहाँ से बाहर जाता था, जो लोग पैसा कमाते थे इंडिया से, उसको वापस इंडिया में री इन्वेस्ट कर देते थे कि चलिए इतना कमा लिया है अब और ज़्यादा कमाएंगे। दूसरी चीज़, ब्रिटिश आर्मी की बात करें, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडियंस कितने मरे हैं, बट वहाँ कहीं इंडियंस का नाम नहीं आता, इंडिया का नाम नहीं आता, वहाँ ब्रिटिशर्स का नाम आता है। अगेन जो आर्मी इन्होंने फॉर्म करी वो किस पर्पज़ से फॉर्म करी? तो उसका मेन पर्पज़ यही था कि वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें। जो कहा जाता था कि अंग्रेज़ों का सूरज कभी भी नहीं डूबता, उसको वैसा ही बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या ब्रिटिश आर्मी को इंडिया के लिए इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल भी नहीं। तो हम देख सकते हैं ये हर एक तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को ड्रेन करने की कोशिश चल रही थी, इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करने की कोशिश चल रही थी। अब बात करते हैं मोरल ड्रेन की। पहली चीज़ तो ये कि जितना भी आप देखें हायर पोजीशन, इंडियंस को सूबेदार के ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी,
क्यों इंडियंस उसके ऊपर के लिए काबिल नहीं थे? जी नहीं, बिल्कुल काबिल थे, पर ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस कभी भी जो है कमांडिंग पोजीशन में आए, पावरफुल पोजीशन में आए। दूसरी चीज़, ये ऐसा भी नहीं चाहते थे कि इंडियंस के पास जो है कैपिटल एक्यूमुलेट हो, मतलब इंडियंस को सिर्फ इतना मिलना चाहिए जिससे वो जिंदा रह सकें, भूखमरी की वजह से मरे नहीं, अपना पेट पाल सकें, दैट्स इट। इनके पास सेविंग नहीं होनी चाहिए। इनके पास सेविंग आ गई तो ये एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, इनके पास कैपिटल आ जाएगा, पैसा कमाने लगेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थी द ड्रेन थियरी ऑफ दादा भाई नारोजी। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी वो समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।